तो अनन्या जी, आपका हम्म। स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आज लोग समझें आप क्या कार्य करती हैं और उससे इन्वेस्टरों की कैसे सेवा कर रही हैं। हम्म। इससे उनको क्या फायदा हम्म। होगा और आपका हम्म। आगे कैसे चमकेगा। हम्म। तो पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में जानने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता बहुत रहती है। तो मैं पहला सवाल आपसे करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करती हैं हम्म। पोर्टफोलियो के बारे में, तो उसका क्या आपका हम्म। तरीका है और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसको आप कैसे मैच हम्म। और कितने आपको इसमें दिक्कतें आती हैं। हम्म। ठीक है। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हम कैसे गैदर करते हैं, काफ़ी सारा हमको सपोर्ट तो सेबी से ऑलरेडी मिल जाता है। बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो मुझे सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है। एंड उनका एक रेगुलेशन ये है कि रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चन क्लाइंट से भरवाना कंपलसरी है। तो वो रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चनर में क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, आपके क्या इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, क्या आप बच्चे की शादी करानी है, या कार खरीदनी है, या घर खरीदना है, या कब खरीदना है, कितने का खरीदना है। वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो सकती हैं। तो वो मैं उसमें कवर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं तो हम सेपरेटली मीटिंग करके उनसे डिस्कशंस करके वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। एंड इशू इसमें क्या होता है कि मोस्ट पीपल इन टूडेज टाइम्स वांट टू टेक मोर रिस्क, जैसे कि बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक मार्केट रिटर्न बहुत हाई रहा है। तो उनको लग रहा है अब ये हाई ही रहेगा। ये एक इशू बन गया है, लाइक अ रियल इशू, जिसको कि ओवरकम करना में बहुत एफर्ट लगता है। लाइक वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि ये जो लास्ट 4-5 साल का रिटर्न है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ इट हैज बीन फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज नॉट हाउ इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप ये 25-30% पर ईयर का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे एंड उस हिसाब से हायर एंड हायर रिस्क लोगे, तो आप नुकसान में ही रहोगे। तो ये चीज़ लोगों को एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाती है। एंड फिर कुछ क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स दे डोंट टेक इट पॉजिटिवली एंड दे डोंट गेट ऑनबोर्डेड विद अस बिकॉज हम सच्चाई बताते हैं उनको। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है। तो मतलब वो काल्पनिक कहानी सुनने के मूड में है कि इतने हाँ। करोड़पति हो हाँ। जाएगा, अरबपति हो जाएगा, और आप उसको हाँ। यथार्थ की स्थिति बताते हैं हाँ। कि हाँ। इसमें खतरा कितना है। हाँ। पहले तो दुनिया घर वाले उसको बताते हैं खतरा, फिर आप खतरा बताते हैं तो खतरे से भाग ही जाता है। हाँ। तो खतरा उसको कितना बताना जरूरी है, कहीं ज्यादा खतरा तो नहीं बता रहे हैं आप उनको। मतलब अभी हम तो यही बताते हैं कि देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मतलब 4-5 साल आप रुक सकते हो, तो डिसेंट 15% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोई प्रोमिसेस नहीं है, कोई गारंटीज नहीं है। कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट्स आर अनसर्टन। अगर आप उससे उसमें कोई आपको प्रोमिसेस कर रहा है कि हम तो इतना परसेंट रिटर्न देंगे ही देंगे, तो वो झूठा ही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कोई उसमें कैसे प्रॉमिस कर सकता है। एंड मोर देन झूठा, इट इज इलीगल ऑल्सो। लाइक सेबी ने कैटेगरी के लिए मना किया है कि आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। वो बात तो आपने सही कही, लेकिन एक बात और है इसमें कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है वो भी उसको मालूम नहीं रहता है। वो हाँ। समझो घर के खर्चे निकाल के वो बोलेगा सारा पैसा मैं डाल दूंगा, लेकिन समझो बच्चों की स्कूल हम्म। की फीस है या दूसरी कोई चीजें हैं, हम्म। जैसे बीमारी का वो नहीं रखेगा कोई प्रोविजन, कोई गेस्ट आ रहा है उसका प्रोविजन नहीं रखेगा। तो ऐसे जो सही अचानक बात। खर्चे आ जाते हैं तो उसमें फिर वो उसका इन्वेस्टमेंट रह जाता है। तो उसके लिए क्या आप सही उसको बात। सजग कैसे करती हैं, अलर्ट कैसे करते हैं आप। हम्म, तो टिपिकली मैं तो सिर्फ इक्विटी एडवाइजरी करती हूँ। बट अगर ऐसे ड्यूरिंग द डिस्कशंस मुझे ऐसा पता चलता है कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड है, विच इज़ व्हाट यू हैव बीन रेफरिंग टू, मेडिकल इंश्योरेंस की बात ले लो, या कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितना सेविंग होना चाहिए, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आता है। तो उसकी अगर मुझे नीड लग रही है बेस्ड ऑन माई डिस्कशंस, तो देर आर अदर आर आई एस हु स्पेशलाइज इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई रेफर देम टू दोज आर आई एस। आर आई ए मतलब सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो वो वाले आर आई ए जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, वो इसी में उनका रोजी रोटी है, उनको मैं रेफर कर देती हूँ। एंड इक्विटी एडवाइजरी वाला पोर्शन मैं कर लेती हूँ। यहाँ मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि कितनी फीस होती है उसकी, और
आपकी और प्रॉफिट शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बहुत से लोग डरते हैं, उनको लगता है कि बहुत पैसा लग जाएगा अगर मैं पोर्टफोलियो वाले के पास जाऊंगा। डर जाते हैं कि सारा तो वही खा जाएगा, पहले तो कंपनी नहीं देगी, फिर वो खा जाएगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो खुद ही सब काम करने को सीख लेता है कि ट्रेनिंग स्कूल में क्या जाके हम्म गाड़ी सीखूंगा, किसी से सीख लेता हूँ ड्राइवर। पैसे हम्म। सेविंग करना चालू कर देते हैं। उधर रात हाँ। करते हैं तो तब उनको समझ में आता है कि 15% गया, 5% भी नहीं मिला। वो तो एक पर्टिकुलर पीएमएस की आप कह रहे हैं, बट यूजुअली म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डिसिप्लिन वे में कर सकते हो खुद से, तो वेल एंड गुड। लाइक अगर आप उसमें डिसिप्लिन रख सकते हो और मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो आपको घबराहट नहीं हो रही है, और मार्केट नीचे जा रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो अगर आप वो डिसिप्लिन अपने आप से रख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू डोंट नीड टू कम टू अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लेकिन अगर वो आप नहीं रख पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। कल ही मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा था उन्होंने 19-20 लाख अपने बिटकॉइन में गंवा दिए। 19-20 लाख में से 500 रुपए ही रिटर्न मिले उनको। तो मतलब आप सोच रहे हो कितना सारा नुकसान हो जाता है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेव अप ऑन दैट 1% और 2% ऑफ AUM। तो इट्स रियली नॉट वर्थ इट। वो बोलते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब आपको 1% 2% कोई प्रोफेशनल को देने में घबराहट हो रही है, बट आप 19-20 लाख डुबा सकते हो इन बिटकॉइन। तो दैट इज नॉट अ रैशनल बिहेवियर, एंड anyone who tries to put even a little bit of their brain before making the decision, I think will prefer to go with a SEBI registered investment advisor or portfolio manager or a mutual fund instead of trying to pick stocks by themselves. मुझे एक बार बताइए कि कितने रैशनल लोग हैं जो मार्केट में आते हैं। मैं तो इरेशनल ज़्यादा हाँ। लोगों को मानता हूँ। क्योंकि जिसको जल्दी पलट डबल करना है वो आएगा, हाँ। जिसको नीचे जाएगा जल्दी चला जाएगा वो डर वाला भी आएगा। जिसकी हम्म ग्रीड ज़्यादा होती है उसका फियर भी ज़्यादा होता है। हम्म। तो हाँ, आपको सही बात है। उनको रैशनल बनाना पड़ता है। तो कोई ऐसा मैजिक होना संभव नहीं है, वो हाँ किसी हाँ। किसी को मिल सकता है मैजिक होके। हम्म। तो आपका काम जो है डिफिकल्ट है, तो उसमें कैसे हाँ। उसके गले उतारती हैं आप ये। तो मतलब इट इज अ टाइट रोप फॉर श्योर। मुझे अपना भी देखना है कि मुझे, मतलब दीवार के अगेंस्ट सिर फोड़ के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट अगर कोई ऐसा है जो कि हु सीम्स लाइक दे आर एमिनेबल टू चेंज, अगर मैं समझाऊं तो वो समझ जाएंगे, ऐसा अगर मुझे लगे, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। नहीं तो अगर वो शुरू ही ऐसे करते हैं कि हमको तो पैसा डबल करना है, करना ही है, करना ही है, तो आई कांट हेल्प देम। यू कांट चेंज एवरीवन। एंड कोशिश करोगे तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, माइंड स्पेस खर्चा करोगे फालतू में, होने कुछ नहीं वाला। तो जिस कोई कोई लोग होते हैं हु आर ऑन द एज बेसिकली, कि उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं, तो उनको मैं फिर समझा देती हूँ। बट कोई लोग जो होते हैं वो पूरे ही दूसरे डायरेक्शन में जा चुके होते हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से मांगती हैं जो आपको चाहिए होती है अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो अच्छा पोर्टफोलियो के लिए वही सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट में भी विलिंगनेस एक होती है, एबिलिटी एक और होती है। विलिंगनेस कुछ लोगों की बहुत हाई होती है, एबिलिटी कम होती है, तो उसमें हमको कम ही रिस्क लेना चाहिए, इवन दो वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहे, बट हमको कम ही लेना चाहिए। वैसे उसी तरह से अगर एबिलिटी हाई है बट वो लेना नहीं चाहता है रिस्क, बिकॉज उसको, लाइक रिटायर्ड लोगों में होता है, इवन इफ दे हैव अ लॉट ऑफ फंड्स, बट उनको बिकॉज ऑफ ओल्ड एज और वट एवर उनको थोड़ा घबराहट होती है विथ टेकिंग रिस्क, एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो उनके लिए फिर हम कम रिस्क लेते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन क्या रिस्क स्कोर आता है, बेस्ड ऑन माई प्रोप्राइटरी रिस्क स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, तो उस हिसाब से हम उनका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन करते हैं। तो जिनका कम होता है रिस्क स्कोर, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं, उनका हम लार्ज कैप्स में हायर रखते हैं। जिनका हायर है बिकॉज वो यंग है, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है या वट एवर, तो उनका हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में हायर रखते हैं। अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और स्ट्रेटेजी क्या रहती है। हम्म तो टिपिकली आई गो फॉर ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, एंड बट मेरे हिसाब से ये भी है कि इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को हम ऐसे
कट इन स्टोन नहीं कर सकते हैं, राइट इन स्टोन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अंटिल अबाउट सितंबर 2024 मार्केट्स बहुत एग्जूबरेंट थे, मतलब किसी में भी डाल दो आप पैसा, वो बढ़ ही जाएगा। तो उस केस में हमको रिटर्न मैक्सिमाइज करने पे फोकस भी करना है और साथ में रिस्क भी पकड़ना है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप्स का वैल्यूएशंस वर रनिंग एक्सट्रीमली हाई। तो इवन दो हमको रिटर्न चाहिए वो मिड कैप स्मॉल कैप से, बट हमको फिर भी थोड़ा अपना एक्सपोजर उसमें कम करना पड़ा है रिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि हमको हाई वैल्यूएशन का रिस्क पता है एंड हमको पता है कि उसमें जितना रिटर्न पोटेंशियल आगे है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा रिस्क है। तो उस टाइम पे वी बिकेम रिस्क एवर्स। एंड अभी बिकॉज मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग, टाइम करेक्टिंग, प्राइस करेक्टिंग, इवन स्लाइटेस्ट ऑफ ट्रिगर से वो नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन ऊपर चला जाता है, बट वो वही रेंज में घूम रहा है। तो इस केस में स्टॉक पिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सितंबर 2024 से पहले उतना नहीं था। तो अभी वी नीड टू लुक फॉर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस मोर देन एनीथिंग एल्स। कोई भी ऐसा स्टॉक हो, सेक्टर हो, जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है बट उसका पोटेंशियल है, तो उस स्टॉक, उस सेक्टर को एट दिस मोमेंट हमको फोकस करना चाहिए। तो यू मीन टू से कि आपको अंडर प्राइस स्टॉक चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है, हाँ लेकिन वो उसके और लोगों का ध्यान नहीं गया अभी तक। हाँ करेक्ट। तो चार तरह की हैं फिलोसफी जो है, एक वैल्यू ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक्टिव है और पैसिव है। हम्म तो इसमें आप हम्म किसको फॉलो करती हैं? कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नो मैच मेकिंग कैसे करती हैं? और इन चारों में क्या फर्क है? ये थोड़ा हम्म प्रकाश डालिए इस पर। तो वैल्यू ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज लाइक आई सेड अभी स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरी स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। जिस जो अंडर वैल्यूड है, लोगों के ध्यान में नहीं आया है, वो ही जाएगा। अभी वैल्यू ही है, बट अगर मार्केट इरेशनल एग्जीबरेंस में पहुंचता है या कभी, या करेक्शन मोड में पहुंचता है, तो उस टाइम पे हमको अपना फिलोसफी भी चेंज करना पड़ता है। तो मेरा तो यही है कि मार्केट के साथ साथ हमको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ता है, वी कैन नॉट बी रिजिड, बिकॉज मतलब आइडियल वही होगा कि हम अपने माइंडसेट से स्टिक विथ रहें थ्रू आउट, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि थोड़ा भी अंडर परफॉर्मेंस लॉन्ग चलता है, 3 महीने 4 महीने चल जाता है, तो इन्वेस्टर्स को घबराहट फील होती है। तो वी नीड टू स्टे अलाइंड विद द मार्केट एंड अकॉर्डिंगली शेप आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। तो अभी ये है। देखिए, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा जरा। हाँ एक हाँ मुझे एक शेयर याद आ रहा है ध्यान का, वोडाफोन। वोडाफोन हाँ को लेके इसमें सरकार को घबराहट है, हाँ मैनेजमेंट को घबराहट है, इन्वेस्टर हाँ को घबराहट है, कि क्या होगा हाँ मालूम नहीं है। कि गवर्नमेंट ने अपना आंख हाँ खिसका लिया है। हाँ गवर्नमेंट 20,000 करोड़ उसको देने वाली थी, तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे। हाँ हाँ तो इससे सभी लोग घबराए हुए हैं, और रियलिटी है वो। तो ऐसी हम्म सिचुएशन में आप क्या कर सकती हैं बताइए? पोर्टफोलियो वाला क्या करेगा जब गवर्नमेंट हाथ परे कर चुकी है? प्रमोटर्स हम्म अभी इकट्ठा करने के लिए बैंकों के पास जाते हैं, तो बैंक मना कर देते हैं उसको। अभी जो इन्वेस्टमेंट हम्म लिया था कि बढ़ जाएगा, वो क्या करें अभी? आपकी हम्म। क्या राय है इस तो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में? तो ऐसे स्टॉक्स से मैं दूर ही रहती हूँ। टर्न अराउंड स्टोरीज कहते हैं इनको, कि अभी बहुत खराब चल रहा है बट आगे बढ़िया हो जाएगा। तो आगे जब तक बढ़िया होने का श्योर शॉट साइन नहीं है, तब तक वो तो गैम्बल ही है। मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि वो बढ़िया हो जाएगा, जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है टू प्रूव इट। ठीक है, तो ऐसा तो टर्न अराउंड थर्मामीटर तो स्टोरी चाहिए ना आपके पास, थर्मामीटर तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। अभी समझो, आप बीपी का थर्मोमीटर। क्या है, बीपी का इलाज नहीं कर सकती हैं, लेकिन बीपी कितना है ये तो बता सकती हैं। वो तो आपका काम है पोर्टफोलियो मैनेजर का। तो आप क्या कह रहे हो? मैं तो क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा समझी। हूँ, सीधी सी बात है कि वोडाफोन या और दूसरा कोई स्टॉक है समझो, हम्म एसीसी है, ये गुजरात अमृत हाँ सीमेंट है, तो किसमें हाँ कितना रिस्क है वो तो आप बता सकती हो। कि इसमें इतना हाँ है, हाँ जैसे आपने बोला वोडाफोन में ज़्यादा है, मैंने उसके कारण हाँ लिए। या और करेक्ट। ऐसे स्टॉक हैं। तो आपका जो हाँ रोल है आपसे, वो ये नहीं चाहता कि श्योर शॉट आप बताएं, लेकिन उसको इतना तो बताएं कि इसका क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है। अभी बीपी गए, बीपी 200 है, 250 हम्म है, या 100 है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ, तो हम्म उसको एनालाइज करना हम्म पड़ेगा ना। हम्म तो हम्म जैसे ही वो पैसा लेके आएगा आपके पास, या उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है,
वो बोलेंगे मेरा ये हम्म बेच के ले दो, लेकिन इसमें मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उससे जो बेचा है वो बढ़ गया हम्म तो आप पे गाली देगा। हम्म तो बड़ा मुश्किल तो सिचुएशन पड़ इसमें जाती है कि सही पहले वो बात है। मैनेज करके पूरा खराब करके आ गया, अपना डॉक्टर के पास आ गया, अभी आ गया हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। वो बोलता है 6 महीने तो उन्हें खराब होने में लगाए, तो ये 6 घंटे में हाँ कैसे ठीक हो जाएगा। हाँ। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि ऐसा नहीं है हम सारे बढ़िया स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ले लेंगे, ठीक है। बट हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि निफ्टी के कंपैरिजन में हम, मैं अपने पोर्टफोलियो की कह रही हूँ, निफ्टी के कंपैरिजन में हम आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो है वो 60% लार्ज कैप्स है, 30% मिड कैप्स है, 10% स्मॉल कैप्स है, विच इज वेरी सिमिलर टू लार्ज कैप फंड्स। एंड लार्ज कैप फंड्स का जनरली निफ्टी 50 निफ्टी 100 ही होता है बेंचमार्क। तो हम भी अपना बेंचमार्क उसी को लेके चलते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म में ये बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि सारे के सारे मल्टीबैगर हमारे पोर्टफोलियो में हो जाए, वो नहीं होने वाला। कोई भी स्टॉक हमारे रेड में ना हो, वो भी नहीं होने वाला। तो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन सेट करना बिकम्स टेक्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। पर देखिए पैसा तो ग्रोथ में है ना, टर्न अराउंड में पैसा है, हाँ। बाकी जगह पैसा किसमें नहीं है? है। लेकिन ग्रोथ से वैल्यू में जब वो आता है तो हम्म महंगा हो जाता है। इसके नहीं लिए ऐसा लोग नहीं जो है। है निफ्टी में जाते हैं, इंडेक्स स्टॉक्स में जाते हैं। तो आपको क्या हाँ। लगता है कि थोड़ा थोड़ा सबका लेके दो ना, थोड़ा उसको टर्न अराउंड लेके दो, थोड़ा उसको वैल्यू लेके दो, थोड़ा उसको इंडेक्स का लेके दो। तो उससे क्या ऐसा है, करने कुछ ना से, कुछ तो मिलेगा उसको। नहीं उसको नहीं, सब सब करेंगे कुछ का पानी में थोड़ा घुमाओ थोड़ा ना। लेते हो ना। नहीं, सब कुछ का थोड़ा थोड़ा जब लेते हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं रह जाते एंड में। नहीं उसका जैसे रिस्क कहते और हैं नहीं ना, करते दो क्या, पाव रिस्क। में। अभी चार चार तरीके हैं आपका इन्वेस्ट करने के लिए। समझो हाँ एक टर्न अराउंड हाँ स्टॉक है, मेरे को 1 लाख इन्वेस्ट करना है, मैंने 10,000 हाँ उसमें डाल दिया, वोडाफोन में। हाँ फिर हाँ वैल्यू स्टॉक मेरे को मिला, कोई डिविडेंड में आ गई, टाटा स्टील अभी रिकवर कर गई है। एक हाँ क्वार्टर हाँ। अच्छा आता है, एक खराब आता है, लेकिन डिविडेंड की वजह से, वैल्यू की वजह से अच्छा स्टॉक है। तो हम्म डाल दिया 10-15%। फिर मैंने लिया कि भाई इनमें ज़्यादा डाल हम्म दिया, अभी वार होगी कुछ होगी नहीं चलेगा बाजार, तो 15% हम्म इंडेक्स में डाल दिया। और हे, 15% ऐसा में। होने से क्या होगा मैं बताती हूँ आपको कि हम्म, ग्रोथ आप ले रहे हो, वैल्यू आप ले रहे हो, इंडेक्स भी आप ले रहे हो, हाई डिविडेंड भी आप ले रहे हो, और सब कुछ जब आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है यह खिचड़ी, ठीक तो है। म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं तो आप बताओ मेरे को। म्यूचुअल फंड वाले सब खिचड़ी वाले म्यूचुअल स्टॉक होंगे। खिचड़ी आपको चुनने। मतलब दे हैव अ टिल्ट, दे हैव अ टिल्ट। आप देखो तो हर एक टिल्ट है, म्यूचुअल लेकिन वो फंड का एक खिचड़ी है ना। टिल्ट है। टिल्ट क्या है, टिल्ट भी तो खिचड़ी बनता है ना। नहीं नहीं, खिचड़ी और अभी टिल्ट अभी बहुत समझो अलग मैं क्या चीज है। बोलता हूँ, मैं आपको देता हूँ इंडस्ट्री स्टॉक है, सेक्टर स्टॉक्स हैं। मैं हाँ, आपको खिचड़ी दे रहा हूँ, लेकिन सेक्टर की खिचड़ी दे रहा हूँ। तो एक उसको आदमी आता खिचड़ी है, नहीं कहते हैं। एक आदमी आता है जो खिचड़ी, खिचड़ी से मेरा ये मतलब है कि जो इन द एंड मिक्स होके इंडेक्स की तरह ही बन जाए। आप ओवर डाइवर्सिफाई कोई कुछ करो नहीं बनेगा, अपना कोई जो आप स्टाइल्स। लेंगे वो वही रहेगा। खिचड़ी नहीं बनता है। खिचड़ी का बनता है जब ये क्या आप है? पहले से खिचड़ी लेंगे तो खिचड़ी बनेगा। खिचड़ी का जो मेरा आई अनुभव है। थिंक नहीं अभी नहीं, देखिए, आप समझ नहीं रहे हो एक खिचड़ी का क्या मतलब है। मैं ठीक आपसे है। बहस इसलिए कर रहा हूँ कि आप बता सकें। जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन तीनों का झगड़ा होता रहता है। ये कैप के हिसाब से डिसाइड करते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो वो क्या है, वो खिचड़ी नहीं है एक तरह की। हाँ, नहीं नहीं, आप खिचड़ी का मतलब ही लार्ज नहीं कैप में समझ सब आ रहे। जाता है। खिचड़ी का मतलब आप समझेंगे तो आपको मेरा हाँ पॉइंट बताइए समझ ना मेरे को, आएगा, ठीक है। बताइए मेरे को। हाँ, तो आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बता सकती हूँ, इंटरप्ट करेंगे तो बहुत मैं टाइम है कुछ भी हमारे पास, करूँगी, आप आप बोलेंगे तो समझेंगे। जितना मैं बढ़ाऊंगा टाइम को, 25 मिनट और लेंगे हम। ठीक है। तो हम तो समझना चाहते हैं ना आपसे। हाँ हाँ। तो खिचड़ी का ये मतलब है कि अगर आपको, आप कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट एनालॉजी, ठीक है। आपको रेड भी पसंद है, आपको ब्लू भी पसंद है, आपको ग्रीन भी पसंद है, आपको पिंक भी पसंद है, सब कुछ कलर्स आप मिक्स कर दो एक साथ, तो आपको मिलेगा क्या? एक्चुअल पेंटिंग के टर्म्स में बात करें तो ब्लैक मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इन्वेस्टिंग के टर्म्स में लेके जाएं, तो ये मतलब है कि आप थोड़ा ग्रोथ ले लो, थोड़ा वैल्यू ले लो, थोड़ा मोमेंटम ले लो, थोड़ा सा डिविडेंड ले लो, सब मिक्स कर दो और आपको मिलेगा क्या? इंडेक्स, ठीक है।
तो ये सब मिक्स करके ही इंडेक्स बनता है। मैडम मैं एंड यहाँ बिकॉज ऑफ बोलूँ सब ना, में से कोयले थोड़ा कोयले थोड़ा, में से नहीं तो नहीं, आई हीरा एम नॉट निकलता है। डन येट। कोयले में आई एम से हीरा नॉट डन निकलता है येट। ना, काले में से। या आई ये एम नॉट देखिए डन आपका येट। एक्टिव फंड दिया आपने, पैसिव फंड दिया। एक्टिव में म्यूचुअल फंड नहीं, वाले की आपकी फीस मैं रहेगी कुछ इसमें। सुन रही नहीं हूँ, जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं करूंगी मैं आगे तो की बात चलिए, सुनूंगी ही नहीं। चलिए मैं दस ठीक है। मिनट नहीं बोलता हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो 10 मिनट नहीं चाहिए, 2 ही मिनट चाहिए मुझे। बोलिए। तो आप सारे फैक्टर्स को मिक्स करेंगे, ये सबको फैक्टर्स कहते हैं, ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम, डिविडेंड, ये सब फैक्टर्स है। तो वो सारे फैक्टर्स को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा। ठीक है। एंड अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करिए ना। आप ये एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपना एक्सपेंस रेशियो के थ्रू रिटर्न तो गंवा रहे हैं, और रिटर्न मिल रहा है उतना ही जितना इंडेक्स का। मतलब अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 20 बिप्स 30 बिप्स आपका एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ एक्टिव मैं फंड्स में आपसे एक इन्वेस्ट सवाल करना करेंगे। चाहूँगा। यहाँ मैं आपसे एक हम्म। सवाल करना चाहूँगा कि जो आप बात कह रही है मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन मुझे उसका हम्म। कोई फैक्ट शीट दिखाइए आप, कि जिसने चार चार इन सेक्टर्स में किया अलग अलग हाँ में, तो उसका रिटर्न क्या है, कोई पर्टिकुलर पीरियड का लेके हम अगले इशू में डिस्कस करेंगे। हाँ। तो इससे ये क्या मैंने है, मॉर्निंग स्टार में आपकी मैं बात में काम दम आ करती थी जाएगा। फैक्टर इंडेक्सेस में। हाँ, मॉर्निंग स्टार में मैं काम करती थी, फैक्टर इंडेक्सेस मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो वो हम्म। फैक्टर इंडेक्सेस में से हम मल्टी फैक्टर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के लिए एक बार काम कर रहे थे। मल्टी फैक्टर इंडेक्स इज बेसिकली व्हाट यू हैड बीन सजेस्टिंग, कि थोड़ा सा साइज ले लो, थोड़ा वैल्यू ले लो, थोड़ा ग्रोथ ले लो, थोड़ा ये ले लो, वो ले लो। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, द इंडेक्स वाज नेवर लॉन्च्ड, बिकॉज उसका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क रिटर्न के बराबर ही आया। तो आप सब चीज को मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा कलर काला ही। पर अभी चार ठीक है। साल पहले तक तो बेंचमार्क लेना भी, अचीव करना बहुत मुश्किल काम था। 20 साल का हम चार देखें तो साल पहले बेंचमार्क तक, ही हाँ। मिला है। पिछले 20 साल का आप हाँ, इंडेक्स देखेंगे तो बेंचमार्क ही मिला है, एक्सेप्ट ये दो तीन इंडेक्स साल तो में। बेंचमार्क ही होता है। इंडेक्स ही बेंचमार्क होता है। तो वही मिलता है ना, मोस्टली लोगों को तो वही मिलता है, जो रिस्क अगर वो लीजिए। ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, जो ऊपर चढ़ गया उसको ले लो, फिर वो नीचे गिर जाए उसको बेच दो, तो इन द एंड वही मिलेगा, विच इज वेयर अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट अभी आप एडवाइजर बताइए कम्स इन। कौन से रिस्की स्टॉक्स हैं जिसमें ले सकता है, और रिस्की नॉन रिस्की स्टॉक्स में है लेना है तो आपको। कोई याद आ रहा हो तो आपको बताइए। हाँ, रिस्की स्टॉक्स मतलब टर्न अराउंड स्टॉक्स ही होते हैं। तो ऐसे ओके। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी रिसेंटली अच्छा नहीं किए हैं, उनका बिजनेस में ही रिस्क है। वोडाफोन आइडिया आप ले लो एक, जो आपने एग्जांपल दिया है। एक और टर्न अराउंड स्टॉक है जो बहुत ही बड़ा स्टॉक है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज बेसिकली सिनोनिमस विद जैगवार लैंड रोवर। जैगवार लैंड रोवर ही उसका 75% रेवेन्यू, 75% प्रॉफिट्स लाता है। ठीक है। एंड जैगवार लैंड रोवर इज नॉट सोल्ड एज मच इन इंडिया एज इट इज इन यूरोप एंड चाइना एंड यूएस, एंड ये सब में उनका इशू है। चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बिक रहा है, वहां से कंपटीशन में वो फंस रहा है। जैगवार लैंड रोवर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की कोशिश कर रहा है, इट्स नॉट गेनिंग एज मच ट्रैक्शन एज लोकल चाइनीज ब्रांड्स आर। तो ये सब की वजह से उसका बेसिक्स हिला हुआ है एट द मोमेंट। तो अगर वो इम्प्रूव कर जाता है तो इट विल बी अ गुड टर्न अराउंड स्टोरी, अदरवाइज इट विल बी अ फेल स्टॉक। तो तो एक देखिए वो और प्रूव तो कर ये, चुके हैं, अभी उसने इतने प्रॉफिट दिखाए हैं तो हवा से तो नहीं दिखाए हैं, अचीव उसके करके प्रॉफिट्स दिखाए हैं। गिर ही रहे उसके हैं, रिजल्ट गिर अच्छे ही आए रहे हैं। हैं। और पहले अच्छा था, पहले उसका रिजल्ट्स अच्छा था, जब से यूरोप का प्रॉब्लम हुआ है, यूरोप इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, यूएस का टैरिफ्स लगा है, तो उन्होंने सेल्स ही हॉल्ट कर दिए, यूएस में पॉज कर दिए थे। तो ये सब अभी टेम्पररी हेडविंड्स हैं या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं विच विल टेक द बिजनेस डाउन, इज नॉट क्लियर येट। तो उसके लिए हमको, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अभी इन्वेस्ट कर दो, अगर आपको सोच समझ के आगे इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देखो कि आगे क्या हो रहा है, कैसे नंबर्स आ रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर जाके आप इन्वेस्ट करो उसमें। आपको लगता है आगे सोचेगा तो सोच समझ आ जाएगी, या थोड़ा आगे चलने पर जो सोच समझ हाँ जिसकी ऐसे बिल्कुल। है वैसे ही रहेगी? सोच समझ नहीं में नहीं, कोई, वो आपके क्लियर, पास क्यों आ रहा है? क्लैरिटी आती है। टाइम इज द आपके पास क्यों आ बेस्ट रहा है? सोर्स ऑफ क्लैरिटी। जो क्लाइंट आपके पास टाइम। आ रहा है उसको सोच समझ नहीं हाँ। है, आप मान के चलो। हाँ, ठीक है। तो या उसको उसको मैं कॉन्फिडेंस बोलूंगी नहीं ना, है, आप सोचो। या उसको हाँ, तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलूंगी, तो मैं या उसको। बोलूंगी आप रुको। मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है रुकने का। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि मेरा रुकने का है। मैं ऐसे वाइल्ड गैम्बल्स नहीं लेती हूँ कि अगर पता ही नहीं है वो स्ट्रक्चरल इशू है या टेम्पररी है तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ। ऐसे आपके बहुत आपके स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है।
हमको कोई जरूरत नहीं है ये रिस्की बेट्स में घुसने की। इंडसेंड को ही ले लो, वो एक और इशू है, पता नहीं कितने गड़े मुर्दे हैं उसमें। ठीक है, बट उसमें भी अगर आपको रिस्क लेना है तो ले लो, बट हु नोज वेयर इट विल गो। वही तो, इसी के लिए तो लोग आपके पास आते हैं कि आप बताओ मेरा बीपी इतना है तो क्या होगा। हाँ, आप तो बोलो कुछ नहीं मैं तो बता यही सकते हम। बोलूंगी ये सब से दूर रहो। मेरा ये मानना है ये सब से दूर रहिए। मैं ये स्टॉक्स में इसीलिए घुस रही हूँ क्योंकि आप बोल रहे हैं आपको रिस्की बेट्स लेने हैं। ठीक है, वो आप मेरे क्लाइंट हो नहीं, तो मुझे आप, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि मैं आपको रोकूं रिस्की बेट्स लेने से, तो आप लो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको चारों का अंतर पूछा है, क्या अंतर है इनमें, एक्टिव में, पैसिव वो में, तो हो ही चुका है ना, रिस्की वो में, तो हो ही और चुका है कवर। तो चारों उसको क्लाइंट को समझाना तो पड़ेगा ना कि उसके लिए आप क्या ले रहे हो। डॉक्टर दवाई नहीं तो बताएगा, इस उसको वो मोमेंट दवाई में, समझता नहीं इस है। मोमेंट में, हाँ इस मोमेंट में मैं वो स्टॉक्स ले रही हूँ जो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, बट जिनका पोटेंशियल स्ट्रांग है। तो व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट? तो यही है, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। अभी रिसेंट हेडविंड्स हुए हों जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हों, लेकिन वो टेम्पररी है। इन माय ओपिनियन जो स्टॉक्स में ये टेम्पररी हेडविंड्स है वो स्टॉक्स अभी सही है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग स्टॉक्स एट द मोमेंट वो तीन हेडविंड्स की वजह से वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हेडविंड है स्ट्रेस। तो पोस्ट पैंडेमिक कम इंटरेस्ट रेट्स में लोगों ने बहुत, लेंडर्स ने बहुत लोन दे दिया टू स्ट्रेस्ड सेगमेंट्स, लाइक जो क्रेडिट वर्थिनेस जिनका सही नहीं है, एंड कंपटीशन के चक्कर में लोअर एंड लोअर एंड लोअर क्रेडिट वर्थिनेस वाले सेगमेंट्स में उन्होंने लेंडिंग कर दिया। तो अभी चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट एंड नाउ द स्ट्रेस इज शोइंग अप। तो वो स्ट्रेस की वजह से स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर। लेकिन मेरे हिसाब से द स्ट्रेस इज शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। ठीक है, बहुत सारे साइंस हैं कि अभी एक दो क्वार्टर से ज्यादा वो स्ट्रेस मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा। तो उसके बाद ये इम्प्रूव होना चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 to 5 years, ये अभी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो जब ये स्ट्रेस नीचे जाएगा तब ये स्टॉक्स बहुत ऊपर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स एट द मोमेंट फिट द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू। बैंकिंग स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी किसी शेयर को कब बेचना है और कब खरीदना है, टाइमिंग कैसे आप निर्धारित करती हो? मेरे हिसाब से अगर कोई शेयर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और वो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, एट परचेज एट एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, तो उसको आप रख के बैठ जाओ। बजाज फाइनेंस को मैंने 2000 के प्राइस पे खरीदा था, एंड वो मैं रख के बैठी हूँ। वो नीचे जाएगा थोड़ा बट इवेंचुअली बहुत ऊपर ही जाएगा। तो मतलब अगर आपके पास अच्छे प्राइस पे आपने खरीद लिया है, जैसे कोई आप टीवी कह लो, आप टीवी कोई बहुत सस्ते में आपको मिल गया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सस्ता वो टीवी बाहर महंगा हो गया तो आप उसको बेच दोगे। टीवी तो आपका ही है, वो आपने सस्ते पे खरीद लिया है, वो आपका स्ट्रेंथ है। नाउ यू जस्ट होल्ड ऑन टू इट। अभी तीन क्राइटेरिया हैं शेयर के सही चुनने के। एक है सेक्टर, हम्म एक है इंडस्ट्री, हम्म और तीसरा है मार्केट कैप। इन हम्म तीनों को हम्म आप कैसे अंतर करती हैं और कितना वेटेज देंगी इनको? हम्म। तो अभी तो सेक्टर मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, बट उसके अलावा बाकी सब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है। तो कोई स्टॉक अच्छा है, जैसे एयरटेल अच्छा है या इंडिगो अच्छा है, लेकिन कोई स्टॉक्स अच्छे उतने नहीं भी हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस, एंड बैंकिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर वाइड वैल्यू अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट। तो ये हो गया सेक्टर, ये हो गया स्टॉक। एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो मैंने कह दिया रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एलोकेशंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिस्क एपेटाइट। उसका कितना पैसा लार्ज कैप में जाएगा, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। अच्छा, जब मार्केट बेरिश फेज में होता है तो उसके लिए क्या उपाय करती हैं, ये ज़्यादा घिसे नहीं है, ज़्यादा कम नहीं हो जाए, उसके लिए तो क्या उस स्ट्रेटेजी है केस में, आपके? हाँ जैसे अक्टूबर नवंबर में हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप से काफी हटा दिए थे। तो जब लगे कि वैल्यूएशंस आर टू मच या फिर करेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, तो हम मिड कैप स्मॉल कैप से हटा के या तो कैश में रख लेते हैं या तो लार्ज कैप्स में अगर अपॉर्चुनिटी है तो लार्ज कैप्स में रख लेते हैं।
अब ये हर एक आदमी चाहता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़े और रिस्क कम हो। उसके लिए आपके पास कोई हम्म। रामबाण है? नहीं, ऐसा जादुई ब्रह्मास्त्र किसके पास भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है उनके पास है तो वो आपको धोखा दे रहे हैं, तो उनसे आप दूर रहिए। अच्छा, अब ये रीबैलेंसिंग और प्रॉफिट टेकिंग करती हैं रेगुलरली? ये क्या फ्रीक्वेंसी पे करती हैं? नहीं, हमारा लो चर्न पोर्टफोलियो है, तो हम अच्छे स्टॉक्स लेके उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और उनको हम बेचते नहीं है फालतू में। तो लो चर्न, नॉट एज मच फोकस्ड ऑन रीबैलेंसिंग और रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मेरे पास 3 मिनट है और 3 ही सवाल हैं आपके लिए। हम्म। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कितने टाइम में देती हैं क्लाइंट को? या तो पीरियडिसिटी रहती एक है? एक, हाँ हाँ, एक एक महीने में हम दे देते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन रहता है आपका क्लाइंट के साथ? हम्म। तो हर हफ्ते हम अपना मार्केट व्यू जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि अभी हमारे हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ताकि हम क्या सोच रहे हैं वो हमारे क्लाइंट्स तक भी कम्युनिकेट होता रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो दिस इज डन एवरी वीक। और अभी आपकी फीस कितनी है और कैसे उसको स्ट्रक्चर किया गया है? हम्म। तो फीस क्लाइंट्स आएंगे तो मैं उनको बता देती हूँ, कहीं कहीं किसी किसी को डिस्काउंट भी मिल जाता है। बट सेबी ने कैप करके रखा है फीस कि 2.5% ऑफ एयूएम के से ज्यादा आप चार्ज कर ही नहीं सकते हो। तो उससे कमी है। एंड मेरे फीस जो है वो म्यूचुअल फंड से कंपेरेबल है। तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ या मेरे पास आओ, वो आपका ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड आपको आपका पर्टिकुलर कस्टमाइज रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो नहीं देगा, वो मैं दे सकती हूँ at fees which is comparable to mutual funds. अच्छा, अभी आपके पास 1.5 मिनट है, आप कुछ भी बोल सकती हैं हम्म। इन्वेस्टरों के लिए। हम्म। हाँ, मैं पहले आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही लाइवली रख रखा है पूरा डिस्कशंस, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे हैं विच ब्रॉट आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। एंड दर्शकों के लिए तो यही बोलूंगी कि बहुत हाई सुपरनॉर्मल रिटर्न्स अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो आप उससे दूर ही रहिए, वो आपके ही बेनिफिट के लिए है। आप मेरे पास नहीं आना चाहते हैं मत आइए, बट सुपर नॉर्मल रिटर्न्स के तरफ भागेंगे तो नुकसान ही होना है। तो अभी हम रेगुलर मिलते रहेंगे आपसे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आने के लिए ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंड होप टू स्टे इन टच। श्योरली, विल बी इन टच। थैंक यू। ओके, थैंक ओके, यू। हैव ए नाइस डे। यू अभी भी टू। 1 मिनट बचा है, देखिए आपके पास बोलने के लिए है। आप कुछ बोलना चाहें हाँ, तो आप नहीं, मैं बताइए, आपके आपने बारे इस में लाइन में जानना आके चाहूँ। आपको अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? और किसी जॉब में हम्म। जाती है या हम्म। बिजनेस में जाती, उसकी बजाय ये अच्छा लग रहा है कि हम्म। बेटर लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? नहीं, हाँ, नहीं, यही बिजनेस ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फुल ऑटोनॉमी है। लाइक आई कैन हैंडल क्लाइंट्स लाइक आई वांट टू हैंडल देम, एंड आई कैन हैंडल माय पोर्टफोलियो विथ फुल ऑटोनॉमी एज वेल, which is more than what I used to do. I was a fund manager with Edelweiss, with Reliance PMS. तो वहाँ पे उतना फ्रीडम नहीं था, like there was a lot of ऊपर से प्रेशर